नमस्ते बच्चों। आज की जो अपनी क्लास है भौतिक विज्ञान की, वो एक बहुत ही जबरदस्त बिंदु, शानदार बिंदु पर है, जिसका अपना जो नाम है वो है विद्युतशीलता। क्या नाम है भैया? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता ये एक बिंदु ऐसा है जो किसी भी किताब में या कोई पासबुक में सही तरीके से वर्णित नहीं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप सब पूरा ध्यान लगाकर इस बात को सुनेंगे और मैं इतना एक मैजिकल कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं, तैयार है। विद्युतशीलता किसे कहते हैं, किससे दर्शाते हैं, क्या इसका मात्रक होता है? तो विद्युतशीलता की पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। डेफिनेशन क्या होगी? किसी माध्यम का वह गुण जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर विरोध प्रदर्शित करता है, अर्थात माध्यम द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप ही विद्युतशीलता कहलाती है। ध्यान दो क्या लिखा है। किसी माध्यम का वह गुण जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर विरोध प्रदर्शित करता है, अर्थात माध्यम द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप ही विद्युतशीलता कहलाती है। अब देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बड़े अच्छे तरीके से। आप मान लो कि आपके पास वायु है। इस पर्टिकुलर एरिया का हम चयन करते हैं। इस एरिया का हमने चयन, यहां जो है माध्यम आपके पास वायु है। माध्यम क्या है बच्चों? वायु। इस माध्यम में मैं एक धनावेशित छड़ लेकर आता हूं। क्या लेके आता हूं? धनावेशित छड़ लेकर आता हूं। अब जैसे ही मैं ये धनावेशित छड़ लेकर आता हूं, यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां तक हम इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे ही मैं ये छड़ लेकर आया,
छड़ लेकर आने के साथ ही यहां पर इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहां पर माध्यम क्या था बच्चों, वायु। अब वायु जो है कई प्रकार की गैसों का मिश्रण। अब वायु के जो अणु है, वायु के जो अणु है उनमें से कोई एक अणु पर मैं विचार करता हूं। जैसे ये मान लो उसका नाभिक है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन थे। अब धनावेशित छड़ के कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे एक और आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, एक और आ जाएंगे। तो ऋणावेश तो आपका एक तरफ आ गया इस धनावेश के कारण, और ये धनावेश अलग रह गया। इस क्रिया को हम कहते हैं ध्रुवण, यानी माध्यम का ध्रुवण हो गया। माध्यम का ध्रुवण हो गया तो सारा ऋणावेश एक और आ गया और सारा धनावेश एक और आ गया। तो इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न था उसे हम ई कह देते हैं, और जो माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र था उसे हम क्या कह देते हैं, ई नोट कह देते हैं। यहां जो ई और ई नोट है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। यानी इस माध्यम ने इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उस विद्युत क्षेत्र का क्या किया, विरोध किया। इसी प्रदर्शित विरोध की माप को ही हम क्या कह देते हैं, विद्युतशीलता कह देते हैं। समझ आई आपको बात। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। जैसे मान लो कि ये अपने पास एक अपन धनावेशित या प्लस क्यू चार्ज ले लेते। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बड़ा मैजिकल है, ध्यान से सुनेंगे मजा आएगा। यह आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सब जानते हैं यह आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये चारों तरफ एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण, इस प्लस क्यू के कारण, ठीक है। अब इस आवेश के चारों ओर जो है वायु है, क्या है, वायु। तो वायु के जो अणु है वो इस क्षेत्र के कारण या इस धनावेश के कारण ध्रुवित हो जाते हैं। सरल भाषा में हम बात करें तो ये प्लस क्यू है तो ऐसा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सोल प्लस। अब हुआ क्या बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। तो ये अणु इस क्षेत्र का विरोध करेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ऐसा ये इसका विरोध करेगा। तो इन सब में आप अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र बता सकते हो। वायु है इसीलिए मैं नोट का प्रयोग कर रहा हूं, ई नोट में लिखा। ये मैंने क्या लिख लिया, ई नोट। तो आपने क्या देखा, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है ई, और माध्यम के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है वो ई नोट। ई नोट ई का क्या करता है, ई नोट ई का क्या करता है, विरोध करता है। और इस विरोध के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है।
परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। सही बात सुनिए। तो इसी प्रदर्शित विरोध की माप को हम क्या कह देते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। आई प्रोमिस, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट आपके लेवल की जितने भी किताबें हैं उनमें नहीं दिया गया, केवल फॉर्मूला दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया है। अब मैं इसके फॉर्मूले पर आऊंगा। फॉर्मूला में इसका कूलाम के नियम से पढ़ूंगा। ध्यान दें, मिटा दें इसको, समझ लिया। अब देखो, विद्युतशीलता जो है इसका फॉर्मूला आगे हम पराविद्युतांक भी क्या पढ़ने वाले हैं? पराविद्युतांक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है पराविद्युतांक। कई राइटर इसको लिखते हैं पराविद्युत नियतांक। पराविद्युतांक या पराविद्युत नियतांक। कल आपने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम से आपने दो फॉर्मूले बनाए थे। एक तो जब आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, और दूसरा जब कोई अन्य माध्यम हो। तो उसी को हम दोबारा काम में लेते हैं, वो यूज करते हैं कूलाम का नियम। हम यूज करने जा रहे हैं कूलाम का। पहला केस क्या ले लेते हैं बच्चों? जब माध्यम वायु या निर्वात, तो बल मैं लिखता हूं F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। Q1 Q2 आवेश थे और R इनके बीच की, इसको मैं इक्वेशन 8 कहता हूं। अब मैं बनाता हूं केस सेकंड। जब माध्यम कोई अन्य हो का मतलब यहां पर क्या है? वायु और निर्वात नहीं है, कोई अन्य जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन। अब देखो, यहां मैंने एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कही या वायु की। यहां पर कोई माध्यम और ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आप क्या यूज करोगे? एप्सिलॉन यूज करोगे। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको ले चलता हूं इससे आगे। ध्यान दें, आप क्या करें? समीकरण 1 में 2 का भाग कर। क्या करना है बच्चों? ये लिख देते हैं कि समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2। तो F0 अपॉन F हो गया, F0 अपॉन
क्या आ गया, एफ नोट अपॉन एफ बराबर क्या आया बताओ, क्या है एफ नोट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर। देखो ये तो सीधा कैंसिल होता है, 1/4 पाई से 1/4 पाई, एप्सिलॉन कहाँ चला गया ऊपर, तो एफ नोट अपॉन एफ बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। क्यों, अब यहां एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट को, ये एक अनुपात आ गया आपके पास, इसे हम कहते हैं कि, या इसको आप कह सकते हैं एप्सिलॉन आर। इस अनुपात को आप के कह दो या क्या कह दो, एप्सिलॉन आर। तो यहां से इस फॉर्मूले को मैं तीन तरह से लिख सकता हूं और तीन डेफिनेशन भी मैं आपको दे सकता हूं। पहला तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ नोट अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के। दूसरा मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। और तीसरा मैं यूज कर सकता हूं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट अपॉन इज इक्वल्स टू के। एफ नोट निर्वात में बल, एफ माध्यम में बल, के परावर्तक। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू। अब देखो मैं आपको ये मिटा देता हूं ऊपर वाला, ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस बन जाए और फिर हम इनकी डेफिनेशन और पढ़ें। बड़ा मजा आने वाला है आपको, आगे और वीडियो आप कंटिन्यूअसली देखते रहें। बड़ी शानदार ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहले मैं इनको दोबारा बता देता हूं क्या क्या है। एफ नोट क्या है, निर्वात में बल। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं निर्वात में बल। निर्वात में बल मतलब निर्वात में आवेशों के मध्य बल, और एफ अन्य माध्यम में बल। अन्य माध्यम निर्वात या वायु को छोड़कर, अन्य माध्यम में बल। और बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। के जो है ना बच्चों, ये है पराविद्युतांक। लास्ट बोर्ड एग्जाम में परिभाषा पूछी जा चुकी है पराविद्युतांक की, के यहाँ पर पराविद्युतांक है। अब देखो दोनों समान राशियों का अनुपात है, और समान राशियों का अनुपात मात्रकहीन हो गया, तो पराविद्युतांक यहाँ पर आपका क्या आ गया, मात्रकहीन। ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की। अब देखो मैं यहां माध्यम शब्द यूज कर रहा हूं, हालांकि निर्वात और वायु भी एक माध्यम ही है,
लेकिन यहाँ जो माध्यम शब्द में यूज कर रहा हूं वो निर्वात और वायु को छोड़कर कुछ भी ले सकते हो। और विद्युतशीलता का मात्रक मैंने कल क्या बताया था आपको, याद रखना चाहिए ना, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर। एप्सिलॉन आर जो है ये आपकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है। अब देखो ये दो समान राशियों का अनुपात हो गया, तो ये आपके पास क्या बन गई, मात्रक ही। तो अब मैं परावैद्युतांक की आपको परिभाषा यहां से भी दे सकता हूं और यहां से भी दे सकता हूं, दोनों जगह से दे सकता हूं। अपेक्षित विद्युतशीलता की परिभाषा भी मैं आपको दे सकता हूं यहां से, और इसमें अपने पास इस फॉर्मूले का यूज कर इसका इक्वेशन 2 को चेंज कर हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे। ठीक है, देखो एक एक कर सुनो। केस फर्स्ट जो है आपका फॉर्मूला लिख ले एक बार, एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, अब देखो याद रखने का सिंपल है, एफ नॉट कौन सा बल था, जब माध्यम वायु या निर्वात, और एफ क्या था, कब बल लगा, जब माध्यम निर्वात और वायु के अलावा कोई और था। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु में लगने वाला बल तथा अन्य किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या हो गया, यहां लिख दे, क्या डेफिनेशन बनती है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु में लगने वाले बल एफ नॉट तथा अन्य किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 आप बना सकते हो मेरे लाल। केस 2 यहां से डेफिनेशन दे सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के, और इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन। यहां से क्या डेफिनेशन बनती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता या उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात
या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता ये दो तरीके से मैंने डेफिनेशन दी। एक डेफिनेशन में आपको विद्युत क्षेत्र के क्रम में और बताऊंगा आगे, फिर एक धारिता के क्रम में और बताऊंगा। निष्फिक्र रहे आप। आई बात समझ में? ये दो डेफिनेशन। एफ नोट या मैंने लिखा है अलग से, आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। एफ नोट जो है वायु में बल, एफ माध्यम में बल, दोनों का अनुपात पराविद्युतांक, दोनों का अनुपात पराविद्युतांक। इसी तरीके से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। यहां हम बात कर रहे थे आपेक्षिक विद्युतशीलता की। समझ आई आपको इतनी बात? अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि जो पराविद्युतांक है, इस पराविद्युतांक का मान हमने निश्चित कर रखा है, प्रयोगों से हमें पता है, ज्ञात कर रखा है। तो इसमें अपने पास मैं आपको बताता हूं कि पहले एक चीज देखो, फिर आपको मान बताऊंगा। आपने क्या पढ़ा? यहां देखो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या पढ़ रखा है? एप्सिलॉन आप मिटा देते हैं, ऊपर लिख रखा है सब फॉर्मूला। देखो ये जो फॉर्मूला, इसको एक बार दोबारा लिखते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर के भी था ना, ये के भी। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के हो। अब आपको क्या करना? समीकरण 2 में एप्सिलॉन का मान रखते हैं। समीकरण 2 में मान रखने, 2 में जब हम मान रखते हैं तो एप्सिलॉन की जगह मान रखोगे तो एफ बराबर क्या आ गया? 1/4 देखो एप्सिलॉन का मान रखा, क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन हर। यह आपके पास विद्युत बल का सूत्र आ गया जब माध्यम निर्वात वायु ऐसा ना हो, कोई और माध्यम हो, उसका पराविद्युतांक आपको दिया गया। अब देखो मैं के का मान बता देता हूं, कुछ चीजों। अब देखो एक चीज और आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने कल विद्युत बल नियतांक पढ़ाया था, वो भी के लिखा था, और पराविद्युतांक को भी आज के लिख रहा हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो के का मान निर्वात के लिए एग्जैक्ट 1 होता है, और ये न्यूनतम मान मिनिमम। तो के का मान आप 1 रखो, वापस ये फॉर्मूला आ जाए। अब के का मान वायु के लिए लेवे अपन,
तो 1.0005 होगा। ये भी लगभग एक ही है। तो निर्वात और वायु को इसीलिए एक साथ पढ़ते हैं और इनका मान हम क्या लेते हैं, 1। सभी कुचालक पदार्थों के लिए इसका मान ग्रेटर देन 1 होता है। याद रखें कि कुचालक ग्रेटर देन 1 से अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कागज ले लें तो कागज के लिए 3.5 के जल ले लें, जल के लिए 80, इसी तरह से के धातु ले, धातु के लिए अनंत। ये ध्यान रखना, धातु के लिए अनंत। तो ये थी आज की अपनी क्लास। कल मैं इन पराविद्युतांक पर इन पर कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ध्यान रखें, एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद। बी हैप्पी।